नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में यानी कि आपकी यूनिट का जो सेकंड पार्ट है उसे हम डिस्कस करने चल रहे हैं और चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर और इसकी सेकंड यूनिट और चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में डिस्कशन आज करेंगे अपने इस लेक्चर में। आपको पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिनिमम जो नीड होती है उसमें एक सेल होती है, सिंगल सेल, एटलीस्ट मिनिमम एक सेल, उससे कम नहीं। और जो सेल होती है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होने चाहिए, हम किसको कहेंगे कि वो कंप्लीट सेल है और किसे कहेंगे कि इनकम्प्लीट सेल है। तो कंप्लीट सेल वो होती है जिसमें एटलीस्ट 2 स्ट्रक्चर होते हैं। इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। दिस वन known as biological membrane, and you know it is made up of phospholipids. ये किससे बनी है? It is the phospholipid plus protein. ये दो मटेरियल्स यहां पर phospholipids and proteins, ये दोनों मिल करके आपकी ये मेम्ब्रेन बनाते हैं। That is called as the biological membrane. और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है हम इसे नाम देते हैं, क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। आपको पता है कि किसी भी सेल को डिफाइन करने के लिए आप सीधे ये कहते हैं कि साहब द स्ट्रक्चर इन विच द प्रोटोप्लाज्म इज बीइंग सराउंडेड बाय द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो हियर इट इज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन एंड द मटेरियल व्हिच इज सराउंडेड हियर इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एंड इन दिस प्रोटोप्लाज्म व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड? प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी चीज आते हैं? तो हम बोलेंगे कि इनमें बायोमोलिक्यूल्स आते हैं। क्या आएंगे? बायोमोलिक्यूल्स आते हैं और प्लस साथ में सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। लेकिन ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये पाए जाते हैं केवल यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में हम सीधे बायोमोलिक्यूल कहेंगे और कुछ नहीं। कि बायोमोलिक्यूल को घेरने वाली मेम्ब्रेन अगर उपस्थित है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, तो हम इसे एक सेल बोलेंगे। एटलीस्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके पास कम से कम एक कंप्लीट सेल होनी चाहिए। और कंप्लीट सेल हम उसे कहते हैं जिसमें कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ने घेर रखा हो किसको? प्रोटोप्लाज्म को। याद आएगा? प्रोटोप्लाज्म जो कि एक प्रकार का क्या होता है? ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक कोलोइड होता है। इट इज ए काइंड ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन की ये कोलोइड स्टेज होती है। ये जो बायोमोलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं इनके अंतर्गत आते हैं कौन? बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, इनके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके अंतर्गत लिपिड्स हैं, इसके अंतर्गत आते हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। प्लस ये सभी सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। किसमें? आइडियल सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज वाटर। किसमें सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं? आइडियल सॉल्वेंट होता है, वाटर होता है, ठीक है, उसमें ये सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। प्लस जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ध्यान रहे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या इस आधार पर हम कह देंगे कि प्रोकैरियोट में सेल नहीं है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में एटलीस्ट प्रोटोप्लाज्म है लेकिन उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं है। लेकिन उसको घेरने के लिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वहां पर भी मौजूद है। मतलब कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन उपस्थित होना जरूरी है। सेल ऑर्गेनेल हो या ना हो, लेकिन बायोमोलिक्यूल और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। जैसे कि आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं, लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इनको भी इंक्लूड कर देते हैं इसी में। तो इस प्रकार से ये एक कंप्लीट सेल होती है, राइट। जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट एक कंप्लीट सेल की जरूरत है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एक कंप्लीट सेल नहीं है तो फिर वो लिविंग नहीं हो सकता। जैसे कि
वायरस की बात कर लें तो वायरस में ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं होती है। कुछ वायरसेस एनवेलप्ड वायरस होते हैं। आपको पता है कि वहां पर जो मेम्ब्रेन होती है वो किसी होस्ट सेल की अडॉप्ट की हुई होती है। आप कहेंगे साहब पढ़ा रहे थे एंजाइम पहुंच गए सेल पर, बताना हमें यह है कि इस एंजाइम का इस सेल से संबंध क्या है। तो हमेशा ध्यान रहे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटलीस्ट मिनिमम एक सेल होनी चाहिए और उस सेल के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं, एक फंक्शन इसका है, उसे नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन मेटाबॉलिज्म चलेगी किसमें? एक लिविंग सेल में। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। केवल सेल होने से ही वो जिंदा नहीं हो जाएगी, उस सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? तो कह रहे हैं साथ मेटाबॉलिज्म जो होता है, अब कह रहे हैं कि इन लिविंग सेल, क्या करेंगे? इन द लिविंग सेल, in the living cell the metabolism takes place, metabolism takes place। किसी भी लिविंग सेल के अंदर क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक, क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि अगर सेल डेड है तो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती। सेल विदाउट मेटाबॉलिज्म इज डेड एंड सेल विद मेटाबॉलिज्म इज लिविंग। तो कोई भी सेल जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रही है वो लिविंग। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। द टर्म मेटाबॉलिज्म वाज प्रपोज्ड बाय सॉन, गिवन बाय सॉन। और मेटाबॉलिज्म को हम ये कहेंगे कि हमारे इस सेल के अंदर यानी कि लिविंग सिस्टम में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या चीज होता है, आइए समझते हैं। व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? अब तक आप जान चुके हैं कि एक कंप्लीट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। कंप्लीट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का और प्रोटोप्लाज्म का होना जरूरी है। प्रोटोप्लाज्म में ये चीजें पाई जाती है, परंतु यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते। बायोमोलिक्यूल्स वाटर में सस्पेंडेड होते हैं। व्हाट आर दीस बायोमोलिक्यूल्स? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड Na stands for nucleic acid. All these materials are found in suspended form in water and this forms the structure what is called as protoplasm. It is a colloidal state of the solution, right? सॉल्यूशन के तीन फॉर्म होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो यहां पर हम बोलेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये कोलॉइड होता है, राइट। अब कह रहे हैं कि साहब जब सेल है तो लिविंग सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इसे नोट कर लिया होगा आपने, बोर्ड पर जो दिख रहा है ये सारा नोट हो गया होगा। नहीं तो एक मिनट नोट करिए। ठीक, अभी तक आप समझ चुके हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल का होना जरूरी है, मिनिमम एक सेल होना चाहिए। अब आइए और बात करते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो कह रहे हैं कि लिविंग सिस्टम में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, द केमिकल रिएक्शंस that take place in the living system called as, क्या नाम देंगे इनको? called as बायोकेमिकल, क्या बोलेंगे इनको? नोट करेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस हम इन्हें कहते हैं। यानी कि लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं दीज आर कॉल्ड एज द बायोकेमिकल रिएक्शंस, राइट। क्या कहते हैं इनको? बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक, अब एक दो बायोकेमिकल रिएक्शन होते नहीं है, ढेर सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो कह रहे हैं कि द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस in a living cell known as metabolism। मतलब मेटाबॉलिज्म जो है ये कोई एक सेल एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस किसी भी लिविंग सेल के अंदर हो रहे हैं इन्हें हम नाम क्या देंगे? कलेक्टिवली द मेटाबॉलिज्म टर्म इज यूज्ड फॉर ऑल दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द सेल।
अब तक आप समझ चुके हैं कि लिविंग सेल में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल के बीच में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं सबका योगदान जो होता है उसे हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। यस, समझ गए होंगे। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटाबॉलिज्म, किसी भी सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं। आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल से दीज आर रिएक्टिव स्पीसीज, आपस में रिएक्शन होगा, नए नए कंपाउंड्स बनेंगे, इनमें से कुछ कंपाउंड्स का विघटन होगा और कुछ नए कंपाउंड्स बनेंगे। इसलिए मेटाबॉलिज्म के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक ब्रेकडाउन और दूसरा सिंथेसिस। ब्रेकडाउन में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। एंड इफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन टू सिंपलर फॉर्म्स, इट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। यस, इस तरीके से एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, राइट। मेटाबॉलिज्म के कितने एस्पेक्ट्स होंगे? मेटाबॉलिज्म हैज टू एस्पेक्ट्स। ये कौन कौन से हैं? एक होता है ब्रेकडाउन और दूसरा होता है सिंथेसिस। ये जो सिंथेसिस है, इट इज आल्सो नोन एज एनाबॉलिज्म। क्या कहेंगे इसको? इट इज आल्सो नोन एज द एनाबॉलिज्म। यस, दिस वन, इट इज आल्सो नोन एज द एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होता है वो सिंथेटिक एक्शन होता है जिसमें कि छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म के बायोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। हम इन्हें क्या नाम देते हैं? इनको हम बोलते हैं कि ये एनाबॉलिज्म है। अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट होता है, इसे हम नाम देते हैं, क्या कहते हैं इसको? इट इज नोन एज द कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म जो होता है ये डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी होती है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे? सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे। दिस एक्टिविटी इज नोन एज कैटाबॉलिज्म, राइट। इस प्रकार से मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती हैं, जरूरत के अनुसार सिंपलर फॉर्म के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज यूनाइट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, राइट। जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, आपको पता है कि एमिनो एसिड्स इनके मोनोमर्स होते हैं, तो एमिनो एसिड्स एक दो नहीं ढेर सारे यूनिट्स मिल करके क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पॉलीपेप्टाइड या आगे चलकर प्रोटीन कहते हैं, राइट। इसी प्रकार से मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़कर पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स होते हैं, ये सब यूनाइट होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड अर्थात न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं, दिखाया था अभी हमने आपको। तो ये सिंथेटिक एक्टिविटी होती है, संश्लेषणात्मक गतिविधि होती है, जिसमें कि किसी बायोमोलिक्यूल का निर्माण होता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा बेटा, ध्यान से एक एक स्टेप आप पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा आपका ये कंटेंट जो है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि लिविंग सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगी। मेटाबॉलिज्म क्या है? सभी जितने भी प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सब मिलकर मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो एस्पेक्ट होते हैं, सिंथेटिक और ब्रेकडाउन। सिंथेटिक एक्टिविटी एनाबॉलिज्म कहलाती है और ब्रेकडाउन एक्टिविटी कैटाबॉलिज्म कहलाती है, कि बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाए। जैसे कि स्टार्च को ब्रेक करके हम ग्लूकोज में निकालें, तो ग्लूकोज जो होता है वो उसकी छोटी मॉलिक्यूल होता है, उसका छोटा मॉलिक्यूल है, सिंपलर फॉर्म है, लेकिन वो अलग किससे हुआ है? स्टार्च से अलग हुआ, उसको ब्रेक करके हम अलग करते हैं। समझ गए होंगे आप बात को। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म के कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो एस्पेक्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बेसिकली दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? आयनिक रिएक्शंस एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। दो तरीके के रिएक्शंस आपने पढ़े हैं। एक होता है आयनिक रिएक्शन जो आयनों के बीच होता है, हम यहां पर मॉलिक्यूलर और आयनिक रिएक्शंस पर जाएं, इससे पहले एक पॉइंट यहां पर मेंशन करना है कि मेटाबॉलिज्म का पर्पस क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म? द पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज टू the purpose of the metabolism is to maintain the living state in body,
लिविंग स्टेट, हमारे शरीर के अंदर लिविंग कंडीशन को बनाए रखना ही उद्देश्य होता है मेटाबॉलिज्म का। जस्ट बिफोर इट आई टोल्ड यू दैट एवरी सेल नॉट शोइंग मेटाबॉलिज्म इज डेड। In your body, dead cells are present, but not inside. Dead cells have their superficial arrangement in your body. आपके शरीर के बाहरी सरफेस पर ही डेड सेल्स हो सकती हैं। नो डेड सेल हैव राइट टू स्टे इनसाइड द बॉडी। शरीर के अंदर कोई भी डेड सेल नहीं रहेगी। जैसे घर में कोई मुर्दा होता है, आप उसको कितने समय तक रखेंगे? डेड बॉडी को डिस्पोज करना है। इसी प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स जो डेड हो चुकी हैं, विदाउट मेटाबॉलिज्म हैं, जिनमें की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, ऐसी सेल्स डेड हैं एंड दीज सेल्स हैव टू बी रिमूव्ड आउट, डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड। ठीक जैसे आपके बाल बढ़ते हैं, डेड सेल्स होती हैं। आपकी स्किन की बाहरी लेयर डेड सेल्स की होती है। डैंड्रफ जो होता है वो डेड सेल्स का मटेरियल होता है। इन सबको शरीर से बाहर निकालना है। तो आप समझ गए होंगे कि सेल्स वही लिविंग हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है। मेटाबॉलिज्म का पर्पज है शरीर को जिंदा रखना। सेल जिंदा रहेगी तो ये आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर ये जिंदा है तो आपका शरीर जिंदा है, क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। सेल जिंदा है तो टिश्यू जिंदा है, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गेन बनता है तो टिश्यू जिंदा है तो ऑर्गेन जिंदा है। ऑर्गेन से मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ऑर्गेन जिंदा है तो ऑर्गेन सिस्टम फंक्शन में रहेगा, और आपकी बॉडी के ऑर्गेन सिस्टम्स अगर फंक्शन में रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप जीवित रहेंगे। अदरवाइज बॉडी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। इतनी बात आप समझ गए। तो इन सब चीजों को जिंदा रखने के लिए मेटाबॉलिज्म होना है। मेटाबॉलिज्म बायोकेमिकल रिएक्शंस के समूह को कहते हैं। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये स्लो मूविंग रिएक्शंस होते हैं। इनकी स्पीड कम होती है। जरा आइए और समझते हैं कि ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इनकी स्पीड कम क्यों होती है। ठीक, तो अब अगर हम ये जान गए हों कि मेटाबॉलिज्म का पर्पज क्या होता है, तो बात करते हैं कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस स्लो स्पीड के क्यों होते हैं। केमिस्ट्री में आपने दो प्रकार के रिएक्शंस पढ़े होंगे। आपने पढ़ा है टाइप ऑफ रिएक्शंस की। अगर हम बात करें सिंपली स्पीकिंग टाइप ऑफ रिएक्शंस, तो आपको पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। ये कौन कौन से होते हैं बेटे? एक होता है आयनिक रिएक्शन, और ये होते हैं आयनिक रिएक्शंस, और दूसरे होते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की बात होती है जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं। जैसे आप बात कर लें, सपोज करो कि Na+ + Cl- गिविंग NaCl, राइट। ये कौन सा रिएक्शन है? ये आयोनिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये आयोनिक रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज द रिएक्टिंग स्पीसीज हैव द चार्ज ओवर देयर। उनके सरफेस पर एक स्पेसिफिक चार्ज है। सोडियम आयन हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड आयन हैविंग वन नेगेटिव चार्ज। एक की टेंडेंसी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो बोथ अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयर एग्जिस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू रिएक्टिंग स्पीसीज। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा एंड दीज कम वेरी क्लोज टू ईच अदर विद इन नो टाइम। बहुत ही कम समय में ये दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, get connected with each other, combined with each other and form the sodium chloride salt, right, like this। तो इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज, दिस रिएक्शन का मतलब कौन से रिएक्शन? आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस इज वेरी फास्ट। ऐसे रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और इनमें कभी भी इक्विलिब्रियम रीच नहीं करती है और ये कंप्लीटनेस को पहुंचते हैं। ठीक, वेरी फास्ट, रीच टू कंप्लीटनेस। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम does not reach easily। ये रिएक्शंस बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीटनेस को रीच करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो रिएक्टिंग स्पीसीज इतना फास्ट एक्शन करते हैं कि फिर रिएक्टिंग स्पीसीज का फ्रैक्शन भी नहीं बचा होता, सारे के सारे कन्वर्ट होकर NaCl में चले जाते हैं
ऐसे रिएक्शंस में जिनमें कि प्रोडक्ट कंप्लीट बन जाते हैं बड़ी तेजी से और रिएक्टिंग स्पीसीज बिल्कुल नहीं बचती है, वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जिस्ट करने की बात नहीं होती, वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं आता, राइट। ऐसे रिएक्शंस के लिए किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, राइट। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ा होगा आपने। कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि सामान्य तरीके से चलने वाले रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं या फिर उसे घटा देते हैं। तो कैटालिटिक पॉइजन होते हैं और कैटालिटिक प्रमोटर्स होते हैं। ये कैटालिटिक जो स्पीडर होते हैं, जो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उनकी हम बात यहां पर कर रहे हैं। और इनमें से कुछ कैटालिटिक पॉइजन होते हैं जो रिएक्शन को डाउन कर देते हैं। लेकिन यहां तो कैटलिस्ट की बात ही नहीं होगी, क्योंकि इन रिएक्शंस में स्पीड अप करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दीज फॉर्म द प्रोडक्ट इजिली एंड नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड हियर। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच हो रहा है? इन बिटवीन आयंस। जैसे यहां पर इस केस में हम किसको ले रहे हैं? Na+ है, क्लोराइड है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। इस वास्ते इन पर किसी भी प्रकार के कैटलिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत तेजी से होते हैं, स्पीड अप होते हैं, इनमें केमिकल इक्विलिब्रियम हार्डली रीच करता है। इतनी बात समझ गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो दूसरे प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, जरा उनके बारे में जानें। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, दूसरे जो रिएक्शंस होते हैं वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, दूसरा जो एस्पेक्ट है रिएक्शंस का वो है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं ये कौन है? यहां पर रिएक्टिंग स्पीसीज पर कोई चार्ज नहीं होता। रिएक्टिंग स्पीसीज हैव नो चार्ज, स्पीसीज हैव नो चार्ज। यहां पर रिएक्टिंग स्पीसीज पर कोई चार्ज नहीं है। दीज आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड अब इसमें कोई एडिशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, केवल इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में काम करता है, लेकिन किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वर्क नहीं करेगा, कोई आकर्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज नहीं होता रिएक्टिंग स्पीसीज पर। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन द चांस ऑफ कोलिजन। बिटवीन द चांस ऑफ कोलिजन पर डिपेंड करता है। यानी कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं, चूंकि उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, बट दे आर मूविंग इन रैंडम फैशन। ये मॉलिक्यूल्स इस प्रकार मूव कर रहे होते हैं। सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड अदर मॉलिक्यूल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस मॉलिक्यूल मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरीके से एक रैंडम मूवमेंट इन मॉलिक्यूल्स में हो रहा होता है। और जब कभी भी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, इस तरह से टकराते हैं, ऐसे इनमें टकराहट होती है, तो इस टकराहट के बाद एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखें, इसी को हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होते हैं, ये रिएक्टिंग स्पीसीज यहां पर न्यूट्रल होती हैं, इन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, एंड दीज आर मूविंग हियर एंड देयर इन स्ट्रेट लाइन फैशन रैंडमली। एंड इफ द टू रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड विद ईच अदर, reaction between them takes place and then the product is formed. But the collision जितने भी होते हैं, all the collisions do not convert in reaction. ऐसा नहीं है कि जितने collision हो जा रहे हैं सब में reaction हो ही जाएगा। The collision must be effective. कैसा होना चाहिए? collision must be effective। मतलब ये है कि ये जो molecules होते हैं, जैसे ये molecule है, अब ये slow moving molecule है, इधर से भी ये molecule slow moving है। तो अब ये स्लो मूविंग क्यों है? क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, और अगर इनकी एनर्जी कम है तो इनमें जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, ये एक दूसरे को तेजी से हिट नहीं करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड को टूटना है, नए बॉन्ड को बनना है। इन दोनों काम में किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। जैसे एक मकान है, पुराना मकान है, अब आप पहले तो ताकत लगाकर उसे तोड़िए, तो यहां एनर्जी देनी है आपको।
आप उस मकान से जो मलबा आपको प्राप्त हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि उस मलबे से नया मकान बन जाए, तो कुछ एडिशनल मलबा आपको देना पड़ेगा। तो कोई जरूरी नहीं कि मकान को तोड़ने पर जो एनर्जी निकल रही है दैट इज सफिशिएंट इन फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड, राइट। तो ऐसी कंडीशन में जो नए केमिकल बॉन्ड्स बनने हैं, दीज नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी एंड दिस सम एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। अब इसके तरीके कई हैं, या तो इस एनर्जी की डिमांड को कम कर दो या फिर एनर्जी सप्लाई करो। यानी कि सब्जी महंगी है तो खरीदना है, जेब में पैसे कम है, तो या तो सब्जी का रेट कम कर लो या फिर पैसे बढ़ा लो। ठीक उसी प्रकार से यहां हमारे यहां मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो हो रहे हैं ये कोलिजन के लिए निर्भर करते हैं। इनके बीच में टक्कर तब होगी जब इनकी एनर्जी अच्छी होगी। इनके पास एनर्जी अगर कम है तो कोलिजन इनइफेक्टिव होगा और रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, अब कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, इनको एनर्जी देनी पड़ती है। या तो एनर्जी की डिमांड को कम कर लो या फिर एनर्जी बढ़ा दो, एनर्जी बाहर से सप्लाई कर दो, तभी रिएक्शन होगा। बिल्कुल अभी जैसे हमने आपको बताया कि सेब 100 रुपए किलो है, खरीदने के लिए जेब में पैसे 80 रुपए, आपको 1 किलो खरीदना है तो दो बात होगी, या तो 20 रुपए किसी से उधार ले लो और या फिर रेट कम करा लो। दोनों बातें समझ रहे हैं ना। सेब खरीदनी है, 100 रुपए किलो है, जेब में 80 रुपए है, 20 रुपए दूसरे से ले लो, या तो 1 किलो खरीदना है तो, या फिर सेब का रेट कम कराओ। जब सेब का रेट कम कराएंगे तो यहां होगी दलाली। क्या होगी? दलाली होगी, एजेंटे ही होगी, कहेंगे साहब कम करो रेट। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बीच में रिएक्शन कम एनर्जी पर हो जाए, इसके लिए विशेष प्रकार के दलाल होते हैं जो उस जैसे सब्जी का रेट कम होता है, इसी प्रकार से एनर्जी की डिमांड को कम कराने वाले एजेंट्स होते हैं। उन्हीं में से हमारे एक एजेंट का नाम क्या है? एंजाइम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एंजाइम, क्योंकि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या करने जा रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ाते हैं, एनर्जी की डिमांड को कम करके। हम आएंगे और एंजाइम्स की मैकेनिज्म पर चर्चा करेंगे। अभी तो वेरी इनिशियल स्टेज में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच रिएक्शन कराने के लिए रोल प्ले करता है कैटलिस्ट की तरह, और इस बायो कैटलिस्ट को हम नाम क्या देते हैं? इट इज नोन एज एंजाइम। बात समझ गए? तो इस प्रकार से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन होने पर अब जरूरी नहीं है कि अगर कोलिजन इफेक्टिव है, अगर ये कोलिजन इफेक्टिव है, ये क्या हो रहा है यहां पर कोलिजन होगा। तो अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो प्रोडक्ट बनेगा, तब प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये कोलिजन इनइफेक्टिव है तो कोलिजन इज इनइफेक्टिव। अगर कोलिजन इनइफेक्टिव है देन रिएक्शन नहीं होगा, ये उधर चले ये उधर चले, टक्कर हुआ फिर अलग हो गए, बॉन्ड टूटा ही नहीं। और जब पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा तो नए बॉन्ड बनेंगे कहां से? यही बात हम आपको बार बार बता रहे हैं यहां पर कि पुराने बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद कुछ एनर्जी हमको मिलेगी, बट दैट एनर्जी इज इनसफिशिएंट इन मेकिंग न्यू बॉन्ड, सो वी नीड सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड देयर आर टू चांस। वन, सप्लाई दैट एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी टू मेक द रिएक्शन, अदरवाइज अरेंज द प्रेजेंस ऑफ एजेंट that minimize the demand of energy, and such kind of agents or dalal are called as enzymes। ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को कैटलाइज करने वाले को हम क्या नाम देते हैं? बायोकैटलिस्ट। और इन्हीं बायोकैटलिस्ट का एक नाम एंजाइम पड़ा है। कौन से रिएक्शन के लिए बायोकैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए। हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। These are slow moving reactions, and to speed up these reactions we need the interference of certain kind of energy agents, certain kind of catalysts, and these catalysts catalyzing the biochemical reactions are known as enzymes, and these enzymes speed up the reaction by minimizing the demand of energy, जिसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, राइट। हम आगे चर्चा करेंगे कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक एटलीस्ट एक सेल होनी चाहिए, और सेल के बारे में बताया वो क्या होता है। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए जिंदा रहने के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शंस का समूह है। बायोकेमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस मोस्टली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में रिएक्टिंग स्पीशीज पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उनको कोलिजन पर निर्भर रहना है। ये कोलिजन इफेक्टिव होगा तो रिएक्शन होगा, इनइफेक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होगा।
इफेक्टिव तभी होगा जब एक निश्चित अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी कम है तो उतनी एनर्जी या तो आप बाहर से सप्लाई करो या फिर जितनी एनर्जी है उसी से काम चला लो, लेकिन इस काम के लिए इन मॉलिक्यूल को समझाना पड़ेगा कि वो कंप्रोमाइज करें कि कम एनर्जी पर रिएक्शन हो जाए। इस प्रकार की सिचुएशन उत्पन्न होती है और लाता कौन है? एंजाइम्स, जिनको हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको ये बताया कि एंजाइम होते क्या हैं और इनकी मैकेनिज्म क्या होगी, एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब हम अपने अगले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में लेते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंजाइम्स पर, अभी एंजाइम के बारे में बात शुरू नहीं हुई, केवल इतना बताया है कि एंजाइम की जरूरत यहाँ पर है, नीड हमने बता दिया एंजाइम्स की। अपने अगले लेक्चर में एंजाइम्स को डिफाइन करते हुए, इनका केमिकल नेचर बताते हुए इनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपकी पहली यूनिट में लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, राइट। तो अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो सिंसियरली इसे सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और उन्हें बताइए कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सारी क्लासेस, जितनी भी टोटल कंटेंट हमको यहाँ पर उपलब्ध होगा हमारे इसी चैनल पर जेनेसिस बायोकेयर पर, उनको इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बच्चों को इन्फॉर्म करिए और अन्य को, ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके। ठीक, ये एवरी डे सिंगल लेक्चर आई विल टेक फॉर यू, ताकि आपका कोर्स समय से बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का फिनिश हो सके। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।